1793 से लेकर के 1853 तक बहुत सारे चार्टर एक्ट्स पास हुए। आखिरी वाला जो चार्टर एक्ट पास हुआ वो हुआ 1853 में। आज हम इसी को देखेंगे, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 हमारे संविधान में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क के तौर पे एक रिकॉग्निशन है, एक पहचान है इसकी। अब क्या है इसमें ऐसी खास बात भाई कि इसको एक संवैधानिक पहचान के तौर पे देखा जाता है, एक संविधान में इसको लैंडमार्क के तौर पे देखा जाता है। तो बस हम वही उन कुछ फीचर्स को देखेंगे और समझने का ऐसा ही प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या खास बात है। तो आइए इसके फीचर्स हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो यहाँ जानने लायक है वो ये कि इसी एक्ट के अंदर पहली बार, यानी चार्टर एक्ट 1853 के अंदर ही पहली बार जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन दोनों को अलग अलग किया गया। मतलब पहले जो सेम गवर्नर जनरल काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों कामों को करता था, इन दोनों को सेपरेट किया गया। यानी अब कोई अलग बॉडी जो है वो कानून को बनाने का काम करेगी, वहीं एक अलग बॉडी उस कानून को किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से पूरे कंट्री में उसको इवेनली उसको लागू कराना है, इसके ऊपर काम करेगी। तो ये पूरा एक डिफरेंशिएटेड ऑफिस स्पेस बनाया गया ताकि दोनों ऑफिसेज अलग अलग काम करें जैसे आज काम करता है। तो सबसे पहला काम जो 1853 में हुआ कि गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग किया गया। तो जब गवर्नर जनरल के काउंसिल को दो हिस्सों में बांटा गया, यानी एक हिस्से को बना दिया गया कि आपका काम है सिर्फ लेजिस्लेट करने का, तो उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक जो हिस्सा था जो कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, जो मतलब जो भी लॉ बन के आएगा उसको ऑल ओवर कंट्री किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट कराना है, ये काम करेगा। तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे उसको, क्योंकि जो पहले जो ऑलरेडी काउंसिल था उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे छोड़ दिया गया और उसी बॉडी में से कुछ अलग लोगों को सिलेक्ट किया गया और उसी बॉडी में से उस बॉडी को सेपरेट करके एक और बॉडी बनाया गया जिसका नाम लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे जाना गया। ये उस समय आप कह लो तो मिनी पार्लियामेंट के तौर पे काम करती थी। यानी भारत में पहली बार एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम का आगमन कब हुआ? तो भारत में पहली बार आप बताएंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम टाइप गवर्नेंस, यानी अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम आया नहीं है पर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नेंस का इंडिया में इंट्रोडक्शन हो गया चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा पार्लियामेंट टाइप जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन इंडिया में हो जाता है। और वो होता है किस तरह से? तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा हो जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए एक बन जाता है और एक बन जाता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए। तो जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए बनता है वो काम करता है उस समय एज अ मिनी पार्लियामेंट। नाम नहीं दिया जाता है, नाम हम आज देते हैं। आज के समय में हम बोलते हैं कि उस समय ये एक मिनी पार्लियामेंट के तौर पे कार्य करता था। तो ठीक है, तो बस रेफरेंस पॉइंट के लिए याद रखिएगा कि 1853 में जब गवर्नर जनरल के काउंसिल को अलग अलग किया गया, यानी उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया, देन द सिचुएशंस बिकेम्स एज सच कि हम उसको आज मिनी पार्लियामेंट के तौर पे रेफर करते हैं। तो इसमें कितने लोग थे भाई इस मिनी पार्लियामेंट में? यानी उस समय के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बना था उसमें कितने लोग थे? तो उसमें थे 6 लोग, यानी 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया था। और ये पहली बार ये स्पेशल फंक्शन के तौर पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई इंडिया में जो लेजिस्लेशन का कार्य है, यानी जो कानून बनाने का कार्य है, उसको एक स्पेशल फंक्शन के तौर पे ट्रीट किया जाए। तो ये पॉइंट 1 था। आइए पॉइंट 2 देखते हैं। फाइनली 1853 में भारत में सिविल सर्विसेज, ओपन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो जाता है। ओपन से मतलब भारतीयों के लिए भी उसको खोल दिया जाता है, यानी इंडियंस भी अगर एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए, एफिशिएंट है, उनका नॉलेज सफिशिएंट है, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करते हैं, देन दे टू कैन बिकम सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी। उस समय इंडियन ब्यूरोक्रेसी किसकी थी?
अंग्रेज़ों के द्वारा जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो चलाई जा रही थी। तो जो इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो उस समय अंग्रेज़ हैंडल कर रहे थे और इंडियन भी अब उसका पार्ट बन सकते थे बाय गिविंग दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम्स ऑफ दिस कॉवेनेंटेड प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये लाया गया था मैकले कमेटी के सिफारिश पे। तो ये याद रखिएगा कि भारत में सिविल सर्विस के फादर के तौर पर जिसको जाना जाता है तो वो मैकले साहब को जाना जाता है। और मैकले कमेटी के ही सिफारिश के बाद इंडिया में सिविल सर्विस को अलाउ किया जाता है। इंडिया में सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए खोला जाता है। यहाँ एक और सवाल बन सकता है कि मैकले कमेटी की स्थापना कब हुई। तो मैकले कमेटी की स्थापना हुई 1854 में, 1854 में। आइए आगे के पॉइंट देखते हैं। आगे हम चार्टर एक्ट 1853 के फीचर को देखें तो हमें पता चलता है कि इस 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में राज करने का जो टाइम पीरियड है इसको भी एक्सटेंड किया गया था, इसको भी बढ़ाया गया था। पर हर बार जब इस टाइम पीरियड को बढ़ाया जाता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता था, यानी एक क्लियर टाइमलाइन होता था कि इतने समय तक आपको मिलेगा इंडिया में और राज करने के लिए। उसके बाद फिर से आपका जो एग्रीमेंट है वो बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम किसी दुकान या किसी ज़मीन का एग्रीमेंट करते हैं जो कि हम किराए पे लेते हैं, तो फॉर सर्टेन टाइम हम उसका लीज कराते हैं, उसका एग्रीमेंट करवाते हैं। वही अंग्रेज भी करवा रहे थे, बार बार एग्रीमेंट उनका रिन्यू होता था। तो 1853 में भी वो एग्रीमेंट रिन्यू हुआ, पर उस एग्रीमेंट का एंड डेट तय नहीं किया गया। यानी आपका एग्रीमेंट कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड डेट तय नहीं करने का मतलब ऐसा ही होता है कि कितना भी टाइम तक आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, या किसी भी टाइम जब मेरी सुविधा हो, जब उसके मालिक की सुविधा हो, आपका जो भी ये लैंड एग्रीमेंट है या जो भी एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। देन द सेम थिंग हैपेंड हियर कि अंग्रेज़ों के साथ इस बार जो एग्रीमेंट हुआ, इस बार जो उनको एक्सटेंशन मिला इंडिया में राज करने का, अंग्रेज़ नहीं, अंग्रेज़ तो ओवरऑल थे ही, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक्सटेंशन मिला उसका एंड डेट नहीं रखा गया। तो इससे ऐसा हुआ कि अब ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो जब भी चाहती ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर सकती है या कर सकती थी उस समय उसके हिसाब से। उसके बाद पहली बार इंडिया में इसी एक्ट के अंतर्गत लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात उठी। यानी अभी मैंने पीछे बस थोड़ी देर पहले बताया है कि किस तरह से जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए। लेजिस्लेटिव फंक्शंस वाले को लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे जाना जाता है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनता है इसमें लोकल फैक्टर की भी बात की जाती है कि सीधे इंग्लैंड से सिलेक्ट होकर ना आए, जो यहाँ ऑलरेडी कार्यरत है उनको भी मौका दिया जाए। लोकल फैक्टर से इतना ही मतलब है, लोकल फैक्टर से इंडियन फैक्टर नहीं मतलब था उस समय। लोकल फैक्टर से बस इतना मतलब था कि जो अंग्रेज ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। यानी जो इंग्लैंड के ही जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं या अलग अलग जो भी उनके स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, जो भी हैं, उनमें से ही रिप्रेजेंटेटिव भी सिलेक्ट किए जाए। तो पहली बार बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा से 4 लोग इसमें सिलेक्ट होके आए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। ध्यान रखिए लोकल में और इंडियन रिप्रेजेंटेशन में बहुत अंतर है। ब्रिटिशर्स जहाँ जाते हैं वो लोकल ही हो जाते थे उस समय में, एकदम अलग ही भाव और ताव उनका चलता था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात कब आई थी? तो 1853 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो लोकल रिप्रेजेंटेशन का बात था वो आया 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और कहाँ कहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेशंस आए थे? तो 4 ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस से आए थे। एक था मद्रास, एक था बॉम्बे, एक था बंगाल और फिर एक और था आगरा। तो इसी के साथ चार्टर एक्ट 1853 पूरा होता है। आगे हम क्राउन रूल देखेंगे और क्राउन रूल जो चलता है वो 1858 से लेकर के 1947 तक चलता है, और उसके हम इफ़ेक्ट्स वगैरह हम देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या और एक्ट्स हैं वो सब आगे जानेंगे।